अब कुछ अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जिनको हम देखेंगे। मेन तो सारी खत्म कर ली। अब कुछ अन्य हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखते हैं अपन। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियों के समूह पाए जाते हैं। कितने जनजातियों के समूह? एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही है इसमें। मध्य प्रदेश में 3 सबसे बड़े जनजातीय समूह है, भील, गौड़ एवं कौल। ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों में से 3 सहरिया, बैगा व भारिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। आप जानते हैं ये भी पेपर का क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? सहरिया, बैगा व भारिया। ठीक है ना। 3 सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है? भील, गौड़ एवं कोल। इन सब के अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश में अन्य प्रमुख छोटी बड़ी जनजातियां पाई जाती हैं जिनके वर्णन निम्नानुसार है। जैसे बिलाला जनजाति, तो अभी तक आपने पेपर देखा, भले ही जनजाति का अलग से टॉपिक नहीं था लेकिन पेपर में इनसे क्वेश्चन तो आते थे। तो अब तो अलग से टॉपिक है। तो अगरिया जनजाति, अनिका जनजाति, उराव जनजाति, कंवार जनजाति, खैरवाड़ जनजाति, धानुक जनजाति, सौर या शोर जनजाति, बिंजवाड़ जनजाति, प्रधान जनजाति, मवासी जनजाति, मांझी जनजाति, पाव जनजाति, आंध्र या आंध्र जनजाति, बिहार जनजाति, बिरहोर जनजाति, कोलम जनजाति, भिम्मा जनजाति, कोरबा जनजाति, हलवा जनजाति और संतिया जनजाति। इनमें से कुछ के नाम आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे हमने कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि जनजातियों में उपजातियां थी ना, उनमें नाम आए थे कि नहीं आए थे? अब नंबर 1 पे पढ़ते हैं हम कौन सी? बिलाला जनजाति। सारी नहीं पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ रहे अपन। बिलाला जनजाति देखिए, बिलाला मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है जो भील जनजाति की एक उपजाति है। तो भील हमने पढ़ा है, वहां बिलाला भी पढ़ा था, बस उनमें से ये प्रमुख है इसलिए पढ़ रहे हैं हम। जो भील जनजाति की एक उपजाति मानी जाती है, किंतु इनका भील जनजाति से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। बस बिलाला से लग रहा है क्या भील से आए हैं, पर जी भैया दो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब बिलाला जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। अब भौगोलिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश के झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, केवल मध्य प्रदेश में। जबकि ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो महाराणा प्रताप कहाँ के थे? अमेरिका के थे, आपको पता ही है, राजस्थान के। तो ये कहां से मिलेंगे आपको? राजस्थान में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर अपने इधर कहाँ मिलते हैं? झाबुआ। अब ये वाला क्षेत्र बोल रहा है झाबुआ, तो इधर के ही हो गए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये वाला क्षेत्र हो गया कि नहीं? तो झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अब ये याद नहीं, तुम तो बस ये याद रख लो लाइन, बस ऐसी। एक एल है गया जी, ठीक है ना। बिलाला में कहा एल, ठीक है ना। अब एल नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर, यहां तक का क्षेत्र हो गया। शारीरिक विशेषताएं क्या है? हम नहीं पढ़ रहे। आगे देखो, उपजातियां देखो। बिलाला जनजाति की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। शारीरिक विशेषताएं पेपर में थोड़ी पूछेंगे यार, सबकी एक ही तो हैंगी यार, नहीं है। अब कहीं कहीं स्टूडेंट की शारीरिक विशेषताएं अलग होती है और टीचर की अलग होती है। मुझे तो नहीं लगता है, ऐसा लगता है क्या टीचर के मुंह में लाउड स्पीकर लगा रहता है और स्टूडेंट के कान बड़े बड़े होते हैं? ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं होता ना। तो शारीरिक विशेषताएं सबकी सेम है। बिलाला जनजाति, हाँ ये मैं पिछली क्लास में आपको बता ही दिया था कि विश्व में मनुष्य की प्रजाति जो है वो 3 भागों में विभाजित है, बताए थे कि नहीं? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से जरूर रंगों का और कदों का पता चल जाता है। एक अल्पाइन बताए थे तुम्हें, ध्यान है? कौन से वर्ग में आते हैं? काय में? का के साइड में आते हैं, काय में? दूसरे नंबर बताए थे कौन से? कौन से? निग्रोटो। कौन से? निग्रोटो। तीसरे नंबर बताए थे कौन से? मंगोलियाई। ये 3 प्रकार के इस धरती पे प्रजातियां हैं। फिर इनमें उपजातियां हैं या उपशाखाएं हैं। तो अल्पाइन में हमने आर्य पढ़े, सॉरी का के साइड में हमने अल्पाइन पढ़े थे। अल्पाइन में ही हम आर्यों को गिनते हैं। आर्य गोरे होते हैं, है ना। इनका विस्तार पृथ्वी में सबसे ज्यादा है, उनमें से एक हम है, बताए थे कि नहीं? फिर पढ़ाए थे निग्रोटो, काले होते हैं, अफ्रीकी के संबंध है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड होते हैं, मुंडा परिवार के या कोलेरियन परिवार के होते हैं, इन्हीं से द्रविड़ बने। कौन बने?
फिर पढ़े हमने मंगोलियाई। कौन? मंगोलियाई की विशेषता है कि ये केवल एशिया में निवास करते हैं। इनके कद छोटे होते हैं और आंखें घुसी होती है, नाक तनकसीक होती है। ठीक है ना? जैसे कि अब मंगोल, चाइना, नेपाल, तिब्बत तक के लोग आ जाते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? तो ये आ जाते हैं। ठीक है ना? तो अब इनका हमने बांट लिया था, तो अब इनकी कहाँ पढ़े अपन? निग्रोटो आ रहे हैं तो सबका एक ही हो जाएगा जी, सब उनमें से ही है कि नहीं है? बिलाला जनजाति 3 प्रमुख शाखाएं हैं, ओके, पटेलिया और बालिया। ओके को तड़वाल भी कहा जाता है। बिलाला में इनका स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए पटेलिया और बालिया से ये विवाह संबंध नहीं करते हैं जी। अलग व्यवस्थाएं चलती हैं इनकी। ये भारत में ये व्यवस्थाएं, ऊंचे नीचों से कभी शादी नहीं करेंगे। नीचे कह रहे हैं हाँ हम तुमसे जरूर कर लेंगे, फिर मुझे बताओ, हो तो रही है ना? मतलब नीचे वाले कह रहे हैं हम ऊपर वालों से कर लेंगे, और ऊपर वाले कह रहे हैं क्या हम नीचे वालों से नहीं कर रहे, तो बेकर में बैठे हैं, तुम कर नहीं रहे फिर भी हो ही रहे, तो क्यों वही मती ना। बिलाला में अनेक गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ का विवरण इस प्रकार है जी भैया। गोत्र है जमरा गोत्र, चौगड़, बौंदर, कनाजिया, बघेल, आपको नहीं आएंगे। ओके और पटेलिया के गोत्र नामों में कहीं कहीं समानता पाई जाती है, फिर भी इनमें गोत्र और नातेदारी की व्यवस्था अलग है। इसमें जो गोत्र पाए जाते हैं उनका विवरण इस प्रकार है। ये ओके के गोत्र हो गए। परिवार देख लो। देखो हमें ये समझ छोड़ना कि आज ये छुड़वाई तो दे पेपर काय को हो रहा है, बिलाला जनजाति को, है ना? पीएससी काय को पेपर ले रही है, बिलाला जनजाति का। ठीक है ना? तो पेपर तो काय का हो रहा है, 10 यूनिट का हो रहा है। उनमें 1 यूनिट है कौन सी? जनजाति। ठीक है ना? तो हमें इतना भी डीप में नहीं आ पाएंगे अपन। परिवार महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है तथा सामाजिक संगठन में परिवार की अहम भूमिका है। बिलाला जनजाति में संयुक्त व एकल दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। अपने समाज में, जो जनजाति का समाज हो गया, अपने समाज में कैसा परिवार है? संयुक्त व एकल है क्या? है? पक्का? बहुत बढ़िया। परिवार में मुखिया का स्थान सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशी और पितृस्थानी होते हैं। तुम्हारा अच्छा, पितृसत्तात्मक तो जानो क्या होता है? क्या होता है? पिता? ये तो कह नहीं पाए यार। कल इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा मैंने बैच में, को आंसर न दे पाया यार, मुझे बड़ी शर्म आई। आज फिर पूछा पितृसत्तात्मक का, तो समझ में आता है, उसमें ही लिख रहा है क्या मतलब होता है। कौन कौन बता देगा? एक तो मैं छोड़ कर देखो, अगर मैं इनसे पूछ लेता ना तो ये बता देती। विशेषता है या क्लास की, अगर मैं उनसे पूछ लेता उनका हाथ नीचे होता, ये 2 को हाथ ऊपर हो, तो वो तो पता नहीं कौन सी व्यवस्था है, जा मुझे भी नहीं आई आज तक समझ में। शायद ये सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है ना? जिससे पूछोगे वो नहीं बताएगा, भाई सब बताते फिर होता है ना जी। जैसे मान के चलो कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो जिस पे घटना और बात हुई है ना, वो चुप रहते हैं। भाई दुनिया के क्या कह रही हो, ऐसो कर ले तो हो जातो, ऐसो होतो ना तो ऐसो नहीं होतो। और जैसी बाप गुजरते हैं ना तो फिर वो भी बोलने लगते हैं, जो ऐसो कर ले तो ना, वो खुद की बारी आई जब का कर ले तो मैं सुन। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है? जहां पिता की चलती है, दूसरी जहां पुरुष प्रधान है। कौन प्रधान है? पर आज वर्तमान में समाज बदलता जा रहा है। यहाँ पितृसत्तात्मक के अलावा मातृ सत्तात्मक भी हो रहे हैं, मतलब पुरुष और महिला दोनों की बराबर भागीदारी है। कहीं कहीं तो महिला की भागीदारी हो रही है, नहीं हो रही क्या? सब प्रकार का है। पंचायत देखो, बिलाला जनजाति की एक पंचायत होती है। इस पंचायत का निर्माण पंचों द्वारा होता है। प्रत्येक मोहल्ले से एक व्यक्ति को पंच के रूप में चुना जाता है। ये सभी पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। गांव में यही होता है, हाँ है ना? सरपंच उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो उम्र में अधिक हो तथा जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। अपने तय चुनाव आयोग हो रहा है, वो करता है, हर वार्ड बना देता है। ये मोहल्ले में से बना रहे हैं, अपने इधर वार्ड होते हैं गांव में, उनमें से एक पंच होता है, वो मिलके क्या बनाते हैं? सरपंच। नहीं, ऐसी नहीं है व्यवस्था, यही तो है। तो कभी मिलके सरपंच बनाते हैं? तुम तो हाँ भरवा लो तुमसे किसी भी चीज में, सरपंच का चुनाव अलग से नहीं होता है। लेकिन तुम तो अभी ये कह रहे थे पंच मिलकर सरपंच बनाते हैं। पंच मिलकर क्या बनाते हैं?
उप सरपंच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उप सरपंच। मतलब मेरी तो क्या इच्छा होती है पता, सच बताएं, सुबह से एक बस करो किराए से, ठीक है ना, और जो टॉपिक आज पढ़ाना है बस टॉपिक से संबंधित क्षेत्र में ले चलो तुम्हें, और 2 दिन वही क्षेत्र में छोड़ दो, और आपसे कह दिया जाए क्या, पूरी जानकारी इकट्ठा करके लाओ। मुझे लगता है इससे आपका सारा विकास हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? व्यवहारिक विकास भी हो जाएगा, सामाजिक विकास भी हो जाएगा, और पीएससी भी हो जाएगी। साल भर का सिलेबस कर लेंगे, ठीक है ना, एक बस परमानेंट वैल्यू करेंगे अपन 1 साल के लिए, ठीक है ना, और जो पढ़ रहा है वहां चले। अब जैसे हड़प्पा पढ़ना है, चलो गुजरात, चलो हरियाणा, बुझलाओ इन सभी, पढ़ाएंगे वही बैठ के। ऐसी दोपहरी हम पढ़ रहे होंगे वहां पे, हड़प्पा के लोग जाएंगे पढ़ावे पढ़ने पे दया करके। अब वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चलेंगे संग्रहालय में, बैठ के किताब पढ़ा देंगे तुम्हें, सारी चीजें याद हो जाएंगी। पढ़ा है, अच्छा वैदिक सभ्यता चालू हुई है आपकी, पुरानी जानकारी मिल तो रही है ना आपको। जैसे कल आपको गणतंत्र पढ़ाया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा ना, गणतंत्र में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, रामायण काल से लेकर सीधे यहाँ तक पढ़ेगी। रामायण काल में क्या व्यवस्था थी, हमने केवल रामायण काल में पढ़ी है टीवी में, तो नहीं है ना, कुछ लोगों ने पढ़ ली है, पर पढ़ी है भाई का समझ के, पाठ समझ के, पर क्या व्यवस्था होती थी रामायण काल में ये तो पता नहीं है ना। भगवान राम की क्या व्यवस्था थी, व्यवस्था थी मतलब अपने समाज में, अपने समय में किस तरीके से वे राजा बनते थे उस समय, ये आप कल जानेंगे जब आपको क्लास लगेगी उसमें। फिर महाभारत, उस समय क्या व्यवस्था थी, फिर वर्तमान, उस समय तो आप वहां से लेके यहां तक व्यवस्थाएं देख के आएंगे तो एक IQ तो बनता है ना, कहां से भारत कहां की ओर आ रहा है, और उसे पढ़ने से हमें समझ में आता है कि हम कैसे जा रहे हैं, समझ में आए ना, तो बड़ा मजा आता है। आओ, सरपंच जो भी निर्णय देता है उसका पालन करना सभी के लिए बंधनकारी होता है। सरपंच द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको पंचायत की मान्यता होती है, तो सभी को उसका पालन करना पड़ता है। देखो कहीं कहीं पे तो पंचायत ही प्रमुख है। अब जाते हैं जनजातियां पुलिस के पास कम जाती हैं, और न्याय लेने के लिए न्यायालय बहुत कम जाती हैं। ये सबसे ज्यादा किस पे विश्वास करती है? पंचायतों पे। किस पे? पंचायतों में। पंच मिलकर सारी चीजें निपटा लेते हैं, जो भी निर्णय दे दें, जो भी निर्णय दे दें। पर आप ये मान के चलिए कि निर्णय अधिकतर सही नहीं भी होते हैं इनके, समझ में आए ना, ये अपने अनुसार दे देते हैं निर्णय। जैसे कि हरियाणा इस साइड आपने खेप पंचायत सुनी है, सुनी है कि नहीं? आप जानते हो कितनी खतरनाक है खेप पंचायत, व्यक्ति में आग लगा देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते? तो बहुत खतरनाक है, पंचायतों का फैसला जो है वो इतने सही नहीं होते हैं। फिर जनजाति पुलिस और इनके पास विश्वास ज्यादा नहीं करती हैं, वहां तक पहुंचने में इन्हें डर लगता है, इसलिए तो ये जनजाति जंगल में रह रही हैं, समाज से इन्हें बड़ा डर लगता है, इसलिए और पिछड़ गए जी। प्रत्येक पंचायत में एक कोटवार होता है, कोटवार समझ गए? कोटवार वो हो जाता है जो सरकार से और इन जनजाति के बीच का काम करता है, इधर से उधर ले जाने का। कोटवार जहां एक और पंचायत के कार्यों में हाथ बटाता, वहीं दूसरी ओर गांव के तथा अन्य व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराता है। जन्म संस्कार, बिलाला जनजाति में जब बच्चे का जन्म का समय होता है तो दाइन को बुलाया जाता है, अधिकतर हमने यही सुना है, ठीक है। कॉमन चीजों को निगलेक्ट करना है, ठीक है ना, एक बार पढ़ लो सब में लागू हो गई। जन्म के बाद 3 दिन तक बच्चे को मां का दूध नहीं दिया जाता तथा उसे गुड़ और गर्म पानी कपड़े की रुई से पिलाया जाता है। अब जो इनकी अलग विशेषता है। बच्चे को पैदा होने के दिन कुछ नहीं दिया जाता, उसे केवल ताड़ी या शराब शहद दिया जाता है। ले ये है विशेष व्यवस्था, ताड़ी दे दो, शराब को ही ताड़ी कहते हैं, ठीक है ना, ताड़ के पेड़ से बनती है उसे ताड़ी कहते हैं। ये शराब से भी खतरनाक होती है, जो शराब अकेले पीते हैं अगर उन्हें ताड़ी दे दे 2-3 दिन तक उठना ही नहीं है उन्हें, ये सफेद कलर की दूध जैसी होती है, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही नशीली चीज होती है, बहुत भयंकर नशा आता है, ज्यादा पी ले अंतर ध्यान हो गए। जो शहद बच्चे को दिया जाता है उसे कोपटे का शहद कहते हैं। काय का शहद? कोपटे का शहद कहते हैं। 3 दिन बाद मां को दलिया और गुड़ दिया जाता था, उसमें धावड़े का गोंद डाला जाता है, ठीक है, गोंद शरीर के लिए अच्छा रहता है, ठीक है ना, पेड़ों से निकलने वाली गोंद, ठंडों में जो गोंद ली जाती है। 10 से 15 दिन बाद जल पर्व पूजा होती है,
जिसमें पड़ोस के लोग आते हैं और बच्चे को धागा बांधते हैं। इस दिन से बच्चे को समाज का सदस्य मान लेते हैं। इस दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। तो आप केवल ये ध्यान रखना, जल पर पूजा किस जनजाति में होती है? कौन सी जनजाति में? बलाला जनजाति। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा क्या लगा? ताड़ी पिलाना, है ना? क्या पिलाना? ताड़ी पिलाना। अच्छा, एक चीज देखिए, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं और उसे गलत भी मत लेना। आज आज भी आप जानते हैं 2 प्रकार के खाना है, शाकाहारी और मांसाहारी है या नहीं है? मांसाहारियों को तो छोड़ दो, वे तो मांस ही खा रहे हैं, और वे अगर सब्जी भाजी खाने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सुधर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मानो जो शाकाहारी है, शाकाहारी खा रहा है लेकिन जी ललचाला है काय के लिए? मांसाहारी के लिए। तो सोच के देखो क्या गति हो रही होगी। और मैं आपको बताऊं, हम सब ऐसा कर रहे हैं और कोई नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। आप भले ही कह रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं, आप शाकाहारी खा रहे हैं, लेकिन मन आपका मांसाहारी के लिए ललचा रहा है। आप कहो सर हमने तो आज तक देखो तक नहीं है, उल्टी हो जाएगी हमें। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज भारत में जो ट्रेंड बढ़ रहा है ना, वो ट्रेंड बढ़ रहा है काय का? मांसाहारी खाना कैसा होता है? तेलीय और मसाले वाला खाना होता है, मिर्च मसाले वाला और तेल वाला खाना होता है। ऐसा खाना घरों में बन रहा है, ऐसा खाना घरों में बन रहा है। तो अगर ऐसा खाना घरों में बन रहा है तो बन क्यों रहा है? मतलब अगर तुम दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, उसमें तेल ज्यादा है, मिर्च मसाले ज्यादा है, और तुम कह रहे हो मजा आ गया आज तो ये तेल मिर्च मसाले की जो कल्पना कर ली तुमने इतने भयंकर, या कर कहां से लाई? ये तुमने वहीं से कर ली। तो आज व्यक्ति मांस खाना नहीं चाहता है, लेकिन मांस जैसी चीज लगे ऐसा कुछ खाना चाहता है। आज व्यक्ति शराब पीना नहीं चाहता है, पर शराब जैसा कुछ और पीना चाहता है कि लगे हाँ। तो पता चला कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पहले बोतल से पीता, अब गिलास से पी रहा है, और जिस तरीके से शराब पी जाती है ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स पीने की कोशिश कर रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरी उसी तरीके से। लेकिन वे क्या कह रहे हैं, हमने तो क्या पी ली? कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन सारी की सारी हरकतें कौन जैसी कर देंगे? शराब जैसी। ये ट्रेंड चल रहा है, भयंकर प्रकार से चल रहा है, और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा व्यक्ति? तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी मांस तो छूट जाना था? पर मांस की उत्पादन तो बढ़ता जा रहा है और मांस खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। फिर ये आग कहां से जाना है? देशों में बताया जा रहा है, टीमों में बताया जा रहा है मांस बेकार होता है, जानवरों की हत्या, लेकिन वो तो उत्पादन बढ़ता जा रहा है, मांसाहारी बढ़ते जा रहे हैं, वो ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। आज व्यक्ति शुद्ध खाता था खाना, तेल मसाले वाला खाने लगा, सोच सोच कर वही धीरे धीरे वही खाने लगेगा, वो काम। आइए, विवाह एवं विवाह प्रथा देखिए। विवाह व्यवस्था तथा परंपरा के अनुसार ही संपन्न होते हैं। बिलाला जनजाति मुख्य रूप से पलायन विवाह, कौन सा विवाह? बलात् विवाह, बस सेवा विवाह तथा व्यवस्थित विवाह प्रचलित है। देखो सेम विवाह हो गया ना, जो इनमें ही पढ़ के देखो कॉमन है ना, जो सारे के सारे। व्यवस्थित विवाह क्या? इस विवाह का वह प्रकार है जो एक व्यवस्था के आधार पर संचालित होता है। बिलाला जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, बाकी जनजातियों में बाल विवाह होते हैं, इसमें बाल विवाह नहीं होते हैं। सगोत्रीय तथा निकट संबंधियों में विवाह करना वर्जित है, सब में ही पढ़ के आए हम अधिकतर। यदि पत्नी का मूल्य चुकाने की स्थिति में हो तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, पैसा हम खरीद के लाने हैं। काय में? पैसा में। सारी जनजातियों में हमने ये देखा है। या लड़के वाले दहेज देते हैं। लड़के वाले दहेज का मतलब क्या है? खरीदना। क्या है? खरीदना। तो अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप बहुपत्नी हो सकती है। स्त्रियां तथा पुरुष पुनः विवाह कर सकते हैं। समाज में विधवा तथा विधुर विवाह को मान्यता प्राप्त है, दोबारा शादी हो सकती है। बिलाला समाज में बलात् विवाह तथा प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। विवाह प्रक्रिया क्या है? बिलाला जनजाति में विवाह की एक निश्चित प्रक्रिया है। बिलाला विवाह का सूत्रपात भी मंगनी से ही होता है। कैसे होता है? मंगनी से ही होता है। और उनमें तो भयंकर व्यवस्था नहीं करते हुए तो निमंत्रण देवे भी जाते हैं। निमंत्रण स्वीकार हो रहा हो कहां से?
शराब से ही। स्वागत कहाँ से हो रहा है? शराब से। सीड़ू मिड़ू कहेंगे नहीं कहे अपन ने? अरे भयंकर नाम है। विवाह संबंध स्थापित करने के लिए पहल बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मानगाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानगाड़िया। अब आपसे क्या पूछेंगे पेपर में? क्या क्या पूछेंगे? तो तुम लगा दोगे आंसर। ये प्रथा किस में चल रही है, यही बता दोगे। किसमें? फिलहाल में। दहेज जवानी ना होकर सांकेतिक आधार पर तय किया जाता है। दहेज को देज कहते हैं। क्या कहते हैं? दहेज कितना हो यह निश्चित करने के लिए कन्या पक्ष की ओर से मक्का अथवा ज्वार के कुछ दाने एक कपड़े में बांधकर लड़के वालों को भेजे जाते हैं। एक दाना बराबर 100 रुपये माना जाता है। ये है व्यवस्था सही। ठीक है ना? कितने रुपये चाहिए उतने दाने भेज दिए जाए। ठीक है ना भैया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ज्वार एक ज्वार का दाना कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। बिलाला जनजाति में विवाह अधिकांशतः वैशाख महीने में किया जाता है। कौन से महीने में? वैशाख महीने में। अभी चैत चल रहा है, चैत के बाद वैशाख, मतलब कौन सा महीना? मई। मई चालू हो जाएगी तो उसमें ही देखा होगा आपने, तीज वगैरह पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो बहुत सारे विवाह होते हैं कि नहीं होते? सम्मेलन होते हैं, मई में ही होते हैं कि नहीं होते उस समय। मृत्यु संस्कार। बिलाला जनजाति में मृत व्यक्ति को जलाने की परंपरा है। तो अब कल मैंने बताया था जलाना। जलाया क्यों जाता है, समझ में आया कि नहीं आया? स्त्रियां, अच्छा कल मैंने जलाने का बताया था। कुछ जगहों पे दफनाने का, ईसाइयों में मुसलमानों में दफनाने का। तो क्या उनका बुरा है? क्या उनका बुरा है? बुरा किसी का नहीं है, उनकी व्यवस्थाएं अलग है। पानी नहीं है तो विभिन्न क्षेत्रों में रहते थे। पानी नहीं, सॉरी, पानी भी नहीं था, और पानी नहीं था तो क्या नहीं थी? जंगल नहीं थे, और जंगल नहीं थे तो लकड़ी नहीं थी, और लकड़ी नहीं है तो जलाएंगे कैसे? तो फिर काय जलाओ? कचूस नहीं जलाओ, इसलिए क्या कर दिया? दफना दिया। अच्छा और सुनो, अपने इधर जला दिया गया, जलाने के बाद हड्डियां बची, उन्हें काय में डाल दिया गया? गंगा में। अब वहां देखो, वहां पे कुछ लोगों को जला भी दिया जाता था, कुछ लोगों को जलाया जाता था। जला दिया, जलाने के बाद उनकी हड्डी बची में इनको क्या करें? गंगा में आएंगे, वहीं की नदी में आ देंगे। नदी यही नहीं है, तो वहां नदी के रूप में किसको माना जाता था? रेगिस्तान को। किसको? तो रेगिस्तान में हड्डी डाल दी जाती थी, वो उनकी पवित्र है, रेगिस्तान में डाल दो। समझ में आए ना? तो वहां ये व्यवस्था चलती थी। दफना दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर जला दिया तो उसकी हड्डियों को, जैसे मान के चलो कि आज का जमाना ही हो गया कि कुछ हिंदू लोग वहां रह रहे हैं, जला ही रहे होंगे। जलाने के बाद हड्डियां गंगा में ला रहे हैं का? नहीं ला रहे ना। अरब देशों में नदियां ही नहीं है, तो वे काय में डालते हैं? रेगिस्तान में। समझ में आया कि नहीं आया? स्त्रियां कवाड़ गाती है तथा रोती है। कवाड़ एक प्रकार का गीत होता है जिसमें मृत व्यक्ति के स्मरण को गीत में सम्मिलित किया जाता है। तो कवाड़ा गीत कौन गाती है? स्त्रियां गाती हैं। कौन सी जनजाति में? दूसरा क्या पूछेंगे इससे क्वेश्चन? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आएगा? कवाड़ा गीत कब गाया जाता है? बिलाला जनजाति में मृत व्यक्ति के, या मृत व्यक्ति के स्मरण में, काय में? स्मरण में या याद में गाया जाता है। कौन सा गीत? कुछ क्वेश्चन देखो स्पेशल है तो वो समझ में आ रहे हैं। नाते रिश्तेदार मृत शरीर पर कफन डालते हैं, बाद में इस कफन को ढोलकिया को दे दिया जाता है। मृत्यु वाले दिन मृत व्यक्ति के घर खिचड़ी बनती है, जिसे घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 12वें दिन नुक्ता होता है। नुक्ता समझ गए? हाँ। इसमें बहू अथवा बेटी बकरा लाती है। भयंकर नुक्ता हो रहा है साहब जो उस दिन बनाया जाता है। लो बेचारे, एक बरो तो दूसरे 12वें दिन बारता, बाकी याद में कौन है? बकरा है। और बकरा कौन ला रहा है? बहू अथवा बेटी। देख रहे हैं कहा कुछ चल रहा है, तुम देख रहे हो। एक में हमने पढ़ा था ना, शहरिया की बात पढ़ी थी हमने, वहां में हर अवसर पे बलि दे रहे हैं। पढ़ा था कि नहीं? तीर्थ भोजन,
अनेक बार ऐसा भी होता है कि मृत व्यक्ति की अर्थी उठाने से पहले ही यह तय कर लिया जाता है कि मृत्यु भोज में क्या बनेगा। तुम देख रहे जी, काय को इंतजार कर रहे थे जी, काय को इंतजार कर, कौन मरेगा तो कबर भाग गए। मृत व्यक्ति को जलाने के बाद कहीं कहीं नदी आदि के किनारे भोजन बनता लो, यही बना लो, पिकनिक हो जाए, तथा सभी लोग भोजन कर वापस आते, इसी तीर्थ भोजन कहते हैं। कौन सा भोजन? तीर्थ भोजन। समझ गए भैया? कौन सा भोजन हो गया? तीर्थ भोजन हो गया। क्लियर है? तीर्थ भोजन क्या भोजन है? जलाने के पहले ही सोच लो क्या खाऊंगा आज मैं, ठीक है ना। मतलब तुम जी व्यक्ति जला जा रहा है और बगल में का गीत का जोर वालेगा कहीं, ठीक है। पहली व्यवस्था देख रहे हैं, पर पहली जनजाति है जिसमें ऐसी व्यवस्था है। पर्व, उत्सव और त्योहार। दिवासा यह जुलाई माह में मनाया जाता है। इसमें वर्णदेव की पूजा की जाती है। इसी दिन सती स्त्री तथा अकाल मृत व्यक्ति की पूजा की जाती है, मतलब सती स्त्री की पूजा की जाती है दिवासा में। राखी यह महत्वपूर्ण त्योहार होता है जो 15 से 20 दिन तक चलता है। राखी बांधने का समय शाम को निर्धारित है। यह राखी पालतू जानवरों को भी बांधी जाती है, ठीक है ना। तो राखी से ही समझ में आ रहा है ये। जन्माष्टमी, मुझे लगता है ये भी समझ में आ रहा होगा। बिलाला जनजाति में जन्माष्टमी अत्यंत धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्योहार को ये लोग अठवी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। जन्माष्टमी को क्या कहते हैं? ग्यारस, एकादशी को मनाए जाने वाले त्योहार को ग्यारस कहते हैं। मुझे लगता है ये सब जानते हैं। एकादशी मतलब संस्कृत में 11 को क्या कहते हैं? एकादश कहते हैं। नौ दुर्गे, मुझे लगता है चल रहे हैं, कल से मना रहे होंगे कुछ लोग। मन रहे हैं कि नहीं मन रहे? मना लो, पीएससी में निकलने हैं बने। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है। इसमें चैत की नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा की जाती है, अभी चैत ही चल रहा है। तथा क्वार मास की नवरात्रि में गणगौर की पूजा की जाती है। किसकी? गणगौर की पूजा की जाती है। दीपावली, इस दिन उपा बाबा की पूजा की जाती है। देख रहे जी कौन से बाबा हैं? उपा बाबा की पूजा की जाती है। यह ओबा बाबा एक पेड़ के नीचे होता है जहां मिट्टी के बर्तन तथा घोड़ा, गाय, बैल आदि चढ़ाते हैं, मतलब मिट्टी की बना के, नहीं तुम सोचो कि जिंदगी चला रहे, ठीक है ना। नवदुर्गा में भी देवी के 9 रूप होते हैं कि नहीं? 9 रूप काय का प्रतीक, 9 रूप काय का प्रतीक होते हैं। दुर्गा तो शक्ति का प्रतीक हो गई, पर उनके 9 रूप काय का प्रतीक होते हैं। 9 रूपों में यह बताया गया है पहले से लेकर लास्ट तक एक लड़की से लेकर एक परिवार बन जाती है, एक स्त्री का परिवार बन जाता है और वो बूढ़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, वहां तक के 9 रूपों का वर्णन है पूरे पूरे। मतलब एक महिला की 9 स्थितियों का वर्णन है पूरा। 9 स्त्री पैदा हुई है जब से लेकर उसकी संतानें हो गई, वहां तक का पूरा परिवार बन गया उसका पूरा का पूरा, वहां तक के वर्णन है पूरा का पूरा। ऐसे 9 देवी के रूपों का रूप तो हम कहते हैं कि देवी के 9 रूप होते हैं। नवदुर्गा में कितने? लेकिन हम ये नहीं है पता कि देवी के 9 रूप वे होते तो हैं, पर वे 9 स्थितियां भी होती हैं। एक स्त्री की 9 स्थितियों का वर्णन होता है, 9, और वो स्टार्ट होता है जब वो पैदा होती है, वहीं से पैदा होती है वहां से, और जब तक उसका पूरा परिवार फल फूल जाता है वहां तक का वर्णन होता है। तो रूप तो बदलेंगे, हर एक व्यक्ति का बचपन में रूप अलग है, युवावस्था में अलग है, प्रौढ़ अवस्था में अलग है, और वृद्धावस्था में अलग हो जाता है कि नहीं होता? तो रूप तो वैसे ही बदल रहे हैं ना, सबके ही बदलते हैं रूप तो, पर रूप के साथ स्थितियां भी तो बदलती है कि नहीं बदलती है? तो यह 9 देवी के रूप तो है ही, रूप तो सबके ही बदलते हैं, किसी का रूप सेम नहीं रहता है। पर यह नवदुर्गा में एक महिला की 9 स्थितियों का वर्णन भी मिलता है हमें, नाम से स्पष्ट होता है। और उनमें आए वे नाम से किसी दिन बताएंगे तुम्हें कौन से स्थितियां रहती हैं। होली बना नहीं, दीपावली बना लें। दीपावली में कौन सी पूजा हो रही है? अभी तक जितनी भी दीपावली देखी उनमें हमने यही देखा कि लक्ष्मी जी, भगवान राम, ये सब देखे हमने, पर ये पहली जनजाति है जिसमें किसकी पूजा हो रही है? होली। होली एक पखवाड़ा पहले जहां होली जलाई जानी होती है, सेमल के पेड़ की एक डाल काटकर उस स्थान पर गाड़ दी जाती है। वर्तमान में भी गाड़ दी जाती है, पर अब यहाँ कौन सा पेड़ गाड़ दो जाओ जो निश्चित नहीं है, गाड़ दो, गंगो गाड़ दो, जहीं जलाएंगे अपन जाए, ठीक है ना। कंडे
की माला बनाई जाती है तथा उस माला को इस सेमल की लकड़ी को पहनाया जाता है जिसे बलिया कहते हैं। आज भी कंडई रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं? धार्मिक जीवन 7 मात्रा, शीतला माता को 7 मात्रा कहते हैं। कौन सी माता? कौन सी माता कहते हैं? 7 मात्रा की भी पूजा की जाती है। बच्चों की बीमारी आदि में खासकर 7 मात्रा को मन्नत दिए जाने का प्रावधान है। बच्चे बीमार हो जाएंगे, कौन सी देवी पे जाएंगे जी? शीतला माता पे जाएंगे। फिर आता है बड़वा। बड़वा भिलाला जनजाति का धार्मिक गुरु होता है। भिलाला जनजाति का धार्मिक गुरु कौन है? बड़वा, जो औषधि तथा झाड़ फूक का कार्य करता है। जब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सभी उसके पास जाते हैं, वह धागा बांधता है और अगर रोगी अच्छा हो जाता है तो उसे मन्नत के अनुसार बड़वा दिया जाता है। मतलब जो भी उसका पैसा बनता है, जो भी बनता है उसे दे दिया जाता है। अच्छा, एक व्यवस्था देखो तुम, हम कह रहे हैं कि जनजाति अति पिछड़ी है, शिक्षित नहीं है, पर एक व्यवस्था देख रहे हैं, इनके पास खुद की व्यवस्थाएं सब है। कि इनने अपना एक पटेल चुन लिया, इनने अपना एक कोटवार चुन लिया जो हमें सूचना देगा, इनने अपना एक वैद्य चुन लिया, इनने जादू टोना वाला चुन लिया। वर्तमान पढ़ाई के हिसाब से, वर्तमान के जो मॉडर्न जमाना उसके हिसाब से हम इन चीजों को क्या कहते हैं? पिछड़ी हुई चीजें। हम जादू टोना में विश्वास करते हैं क्या? नहीं करते, लेकिन ये कर रहे हैं, इसलिए जिनसे क्या कह दी तुम पिछड़े हो। पर इनका काम चल रहा है, इनका काम चल रहा है। मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है इनकी। भाई आप जानते हो जादू टोना से कोई सही हो जाता है क्या? ये तो बाय चांस के काम है, होगा तो होगा, नहीं तो बीमार तो बने ही रहते हैं। कुपोषण के शिकार क्यों है? फिर शिकार है कि नहीं है? भाई कुपोषण के शिकार भी तो इसलिए, बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं कराओगे तो क्या बनेगा? वो कुपोषण का शिकार होगा कि नहीं होगा? तो वही कारण है। तो ये समझ में आई कौन सी जनजाति पढ़ी हमने? बिलाला जनजाति। अब अगली पढ़ेंगे हम कौन सी? अगरिया। अब अगरिया को तो हमने पहले भी देखे आए हैं, पर हम अगरिया इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे इधर आपने देखा होगा अगरिया आपको जगह जगह मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और अगरियाओं की विशेषता क्या होती है? आप जानते हैं कि ये किसी एक स्थान पे नहीं रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं। अच्छा, अपना स्थान बदलेंगे तो क्या इनके घर पक्के होंगे? नहीं। तो घर भी कैसे होंगे? कच्चे होंगे ना कच्चे होंगे? कच्चे होंगे का मिट्टी ले जाएंगे का चलो रे, कैसे होंगे? हाँ, झोपड़ी टाइप की होंगी कि नहीं होंगी? कहा जाने सरकार ने इन्हें घुमंतु भी कहा है। क्या कह दिया है? इन्हें सरकार ने एक छोटी सी बस दे दी है, क्योंकि ये जगह जगह पे रहते हैं तो अपना एक बस में ये पूरा घर बना लेते हैं। भाई ये लेके चले जाते हैं और अपना काम देखते रहते हैं। ठीक है ना? कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति। गौड़ जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है। कौन सी जनजाति की? कौन माना जाता है? अगरिया। काय संबंधित है? तो अगर आपने अगरिया देखा है तो गौड़ देख लिया आपने। और ये पता ना हो कि गौड़ जनजाति कहाँ निवास कर रही है। जैसे आसपास क्या गौड़ जनजाति का कोई व्यक्ति देखा है आपने? आपने सहरिया देखे हैं कि नहीं? बाकी आपने भील देख लिए होंगे। भील अपने अशोकन में तो कम मिलते हैं, लेकिन आप गुना साइड चले जाओ तो भील मिल जाएंगे आपको। तो भील देखे हमने, गौड़ नहीं देखे हमने, सहरिया देखे हमने। लेकिन अब गौड़ देखना है तो किसे देख लो? जैसी इनकी विशेषता वैसी, और इनकी वेशभूषा लगभग कैसी वेशभूषा मिलेगी? गौड़ों की भी मिलेगी ऐसी। ठीक है ना? यह लोहे का आग में गला का लोहे की कारीगरी का कार्य करते, अतः इनका नामकरण अगरिया हुआ। ठीक है ना? अगरिया अपने लोहे शिल्प के लिए जानी जाती है। रशेल और हीरालाल के अनुसार ये विश्व में लोहे का प्राचीनतम कारीगर है। लोहे के प्राचीनतम कारीगर कौन हो गए? अगरिया। भौगोलिक वितरण क्या है? यह जनजाति मध्य प्रदेश के सिंगरौली, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सिंगरौली किधर है। इससे पहले कौन पढ़ा था हमने? बिलाला। बिलाला उस साइड थे, पश्चिम साइड जो हो गए पूरे पूर्व की साइड। अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, उमरिया और डिंडोरी। इधर का एल इधर पढ़ लो, उधर का एल उधर पढ़ लिया था। कितने अच्छा याद हो रहा है। पहले बिलाला हो गए पहल तरफ पश्चिम साइड, और ये हो गए अगरिया पूर्व की साइड। क्षेत्र सिंगरौली से स्टार्ट कर लेंगे। उपजातियां अगरिया जनजाति को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, पथरिया अगरिया और खुटिया अगरिया। वरियर एल्विन ने इन्हें 4 भागों में बांटा है, पथरिया अगरिया, कला, चोख और मलाही। ठीक है ना? जान भैया ने कितने मार दे?
4। बाकी इन्होंने कितने में बांटा है? 2 में, पथरिया और कुटिया। फिर आगे ये क्या, हम नहीं पढ़ा। निवास, इनके मकान घास फूस के बने होते हैं जो एक कक्षीय होते हैं। एक कक्षीय ही होंगे, 4 कक्षीय बना ले जाने में दिक्कत होगी, फिर तो मकान नहीं बनाने पड़ेगा। पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्र में गांव बसाते हैं जो केंद्रीकृत होते हैं। देवता, अगर यह जनजाति के प्रमुख देवता है लोहासुर। देखना है कितना खतरनाक देवता है लोहासुर। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है लोहे के काम करने के लिए इन्हें पूछते होंगे। जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है, मतलब आग की पूजा करते हैं जी। आग की पूजा करते हैं क्योंकि आग इनकी रोजी रोटी है। भाई और कहाँ से चलती है? आग से चलती है कि नहीं चलती है? अगर यह लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, जो चढ़ गई भेंट, ठीक है ना। सामाजिक विशेषताएं, इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। एकल व संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। सब में जी चल रहा है कि नहीं? विवाह, बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह प्रचलन में है। ये उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में उपयोग में लाते हैं। किसको? उड़द दाल को। अगर यह जनजाति में वधु शुल्क प्रचलित है, प्रचलित नहीं है, जबकि सब में क्या देखा, सब जनजातियों में हम क्या देखे हैं, ये प्रचलित है। खान पान, इनका प्रिय भोजन सुअर का मांस होता है। ठीक है आप, गाय का मांस होता है, सुअर का मांस होता है। तुम्हारा प्रिय भोजन क्या है? गाय, इनका सुअर का मांस है। तुम्हारा? ये मुंह कैसे दिख रहे हैं? क्या तुम्हारा? ये क्या कर रहे हैं भैया? सुअर का मांस खा रहे हैं। मक्का से बना पेज, मक्का का ही पेज देख के आए ना हम। एवं महुआ की बनी मंद, मतलब शराब का भी ये सेवन करते हैं। करेंगे भी तो जो खा रहे हैं तो जी का ना खाएंगे। वस्त्र और आभूषण, पुरुष धोती बनियान व बंडी पहनते हैं, स्त्री धोती पोल का मतलब ब्लाउज पहनती है। सांस्कृतिक विशेषताएं, ये बहुदेववादी, सारी जनजाति बहुदेववादी है कि नहीं है, और प्रकृति पूजक होते हैं। सबों को मुक्ता दफनाया जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु व सम्मानीय व्यक्ति के मृत्यु के बाद जलाया जाता है। ठीक है ना। तीनों प्रकार के देख के आए, पानी में बहा देते हैं, दफना देते हैं और जला देते हैं। त्योहार कौन कौन से हैं? बिदरी, नवाखाई, जवारा, होली, दिवाली और दशहरा। प्रमुख नृत्य कौन से हैं? परधौनी, कर्मा, झरपट। भाषा कौन सी बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और गौड़ी। ये भाषा हो गई इनकी। ठीक है ना। तो ये कौन सी जनजाति हो गई? अगरिया। दो ही बहुत जनजाति है, दोनों पढ़ लेना आप तो। ठीक है ना। बिलाला में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिली जो सबसे अलग हैं। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर या तो देखो गौड़ पढ़ा है ना, तो अगर या पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम है सारी चीजें। अधिकतर चीजें 99% सेम है। तो अगर ये जनजाति में बस थोड़ा सा पढ़ लेना, भाई गौड़ में जोड़ के पढ़ लोगे तो वो पूरी हो जाएगी। पर बिलाला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? मिलते हैं ब्रेक के बाद।